आज हम चर्चा करेंगे व्यक्तिवाद यानी इंडिविजुअलिज्म, है ना। व्यक्तिवाद जो है वह एक क्रमबद्ध राजनीतिक विचारधारा है और 18वीं तथा 19वीं शताब्दी में इसका प्रादुर्भाव हुआ। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट होता है कि यह राज्य में व्यक्ति को प्राथमिक स्थिति प्रदान करता है। यह उन सभी विचारधाराओं का विरोधी है जो राज्य, समुदाय या समाज की अपेक्षा व्यक्ति को गौण मानते हैं या राज्य को साध्य और व्यक्ति को साधन मात्र समझते हैं, जो राज्य के पृथक व्यक्तित्व पर विश्वास करते हैं, राज्य को अलग मानते हैं। व्यक्तिवाद व्यक्ति को साध्य मानकर राज्य या अन्य समुदायों को व्यक्ति के हित का साधन मात्र मानता है और राजनीतिक विचारधारा के रूप में व्यक्तिवाद राज्य के कार्यकलापों की एक ऐसा सिद्धांत है जो यह बताने का प्रयास करता है कि राज्य को व्यक्ति हित में कौन कौन से कार्य करने चाहिए तथा कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए और राज्य के कार्यक्षेत्र की क्या सीमा होनी चाहिए। अतः व्यक्तिवाद राज्य के स्वरूप तथा कार्यक्षेत्र का सिद्धांत है। व्यक्तिवाद जो शब्द है वह फ्रांसीसी शब्द लासा फेयर है ना, इससे इसकी उत्पत्ति हुई है और लासा फेयर का जो अंग्रेजी अनुवाद है वह है लेट अलोन, कि व्यक्ति को अकेला छोड़ दो। तो शाब्दिक अर्थ से हम जब व्यक्तिवाद का अर्थ देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि राज्य और सरकार द्वारा व्यक्ति को स्वयं की उन्नति के लिए अकेला छोड़ देना चाहिए। लीकॉक ने व्यक्तिवाद के संबंध में कहा है कि व्यक्तिवादी विचारधारा की व्याख्या कि शासन का एकमात्र कर्तव्य हिंसा और छल कपट से व्यक्ति की रक्षा करना है। तो व्यक्ति के जीवन में राज्य का सकारात्मक हस्तक्षेप, चाहे वह स्वयं उसके लाभ के लिए हो, यह वांछनीय नहीं है। किसी भी प्रकार का राज्य व्यक्ति के जीवन में हस्तक्षेप नहीं करेगा। फिर आप ये देखिए कि उन्होंने व्यक्ति को अपने हितों का सर्वोत्तम निर्णायक माना है। इसे हम समझने के लिए कि राज्य का जो कार्य क्षेत्र है वो किस किस दृष्टि से होना चाहिए, उसकी इन्होंने 3 दृष्टियों से विवेचना करी है। नैतिक दृष्टि से, व्यक्तिगत दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से। नैतिक दृष्टि से इसका क्या अभिप्राय है कि नैतिकता यह मानती है कि व्यक्ति स्वतंत्र है, अतः उसके कार्यकलापों में किसी भी अन्य व्यक्ति या किसी भी संस्था को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, नैतिक दृष्टि से, है ना। दूसरा कहते हैं व्यक्तिगत दृष्टि से। तो व्यक्तिगत दृष्टि से आप ये देखिए कि व्यक्ति अपने हितों का स्वयं निर्णायक है, अतः राजनीतिक दृष्टि से यही श्रेष्ठकर है, यही ठीक है कि राज्य या शासन को उसके लिए कम से कम कार्य करने चाहिए, क्योंकि राज्य के कार्यकलाप व्यक्ति के स्वतंत्र विकास में बाधक सिद्ध हो सकते हैं, है ना। तीसरा उन्होंने कहा है आर्थिक दृष्टि से कि आर्थिक क्षेत्र में व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से प्रयास करने का अवसर मिलना चाहिए। तो इस प्रकार हमने देखा कि व्यक्तिवाद कहता है कि व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए और राज्य व्यक्ति के कार्यों में कम से कम हस्तक्षेप करे, क्योंकि राज्य का हस्तक्षेप जो है व्यक्ति के विकास के अंदर बाधक सिद्ध हो सकता है। हम व्यक्तिवाद के विकास क्रम की ओर देखते हैं। तो व्यक्तिवाद का जो विकास है और इसमें कौन कौन से विचारक हैं जिन्होंने मतलब इसमें इसके विकास के अंदर योगदान दिया है, तो उनमें आप देखिए कि प्राचीन यूनानी जो हैं, सोफिस्ट हैं, यूनान के दार्शनिक, है ना, और सिनिक, एपिक्यूरियन तथा स्टोइक दार्शनिकों ने व्यक्तिवाद के जो लक्षण हैं वह उनको बताए हैं। और व्यक्तिवादी धारणा प्राचीन युग के, और ये सब प्राचीन काल के हैं, ये प्राचीन युग के अंदर किस प्रकार से व्यक्तिवाद का विस्तार हुआ, विकास हुआ, उसको हम देखते हैं कि इनके अंदर कुछ न कुछ बातें व्यक्तिवाद की पाई जाती हैं। जैसे केवल हम दार्शनिकों में प्लेटो और अरस्तु को छोड़ दें, उसके अलावा सोफिस्ट हैं, सिनिक हैं, एपिक्यूरियन तथा स्टोइक दार्शनिकों में व्यक्तिवाद के लक्षण हैं। और एपिक्यूरियन दार्शनिकों ने व्यक्ति की स्वार्थी प्रवृत्ति बताई और व्यक्तिगत सुख को जीवन का चरम उद्देश्य तथा साधन निवृत्ति का एक मार्ग बताया है इसको, है ना। वे एक बुद्धिमान व्यक्ति को सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन से निवृत्त होकर व्यक्तिगत सुख प्राप्त करने की सलाह देते थे तथा समाज तथा राज्य की उपयोगिता भी उनके दृष्टिकोण से व्यक्तिगत सुख के साधन के लिए ही थी।
इसी तरह से मध्ययुगीन नवजागरण तर्कवाद के समय भी व्यक्तिवाद को बल मिला, है ना। प्राचीन युग में तो था ही, मध्य युग के अंदर भी। तो मध्य युग के अंतिम वर्षों में जब नवजागरण तथा तर्कवाद का युग आया तो व्यक्तिवादी प्रवृत्तियों की विकसित होने का एक प्रकार से अवसर मिला, और धर्म सुधारकों जिसमें मार्टिन लूथर, कॉल्विन आदि थे, के तर्क के आधार पर अंधविश्वास का विरोध करने तथा व्यक्ति को अपने विवेक से शास्त्रों का निर्वचन करने की स्वतंत्रता का समर्थन करके पोप और जो दूसरे धर्माचार्य थे इस निरपेक्ष अधिकार का उन्होंने विरोध किया, क्योंकि वो तो चाहते ही थे व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ना। तो हॉब्स तथा लॉक ने व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों को स्वीकार करके उनकी रक्षा हेतु राज्य की उत्पत्ति के लिए समझौता सिद्धांत का प्रतिपादन किया। फ्रांसीसी क्रांति का नारा व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता तथा भ्रातृत्व की धारणा की प्राप्ति था। उस समय भी स्वतंत्रता की बात की गई। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप पूंजीपतियों और उद्योगपतियों ने यह मांग की कि औद्योगिक क्षेत्र में श्रम समस्याओं तथा पूंजी के विनियोजन में उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए, उसमें राज्य का कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। इन विभिन्न परिस्थितियों तथा विचारधाराओं को से प्रभावित होकर आप देखिए कि 18वीं तथा 19वीं सदी के कुछ महान राजनीतिक चिंतकों ने व्यक्तिवादी विचारधारा के समर्थन में अनेक ग्रंथ लिखे, और उस युग में व्यक्तिवादी विचारधारा से प्रेरित उदारवाद ने राजनीति के क्षेत्र में बहुत जोर पकड़ा, और उसका परिणाम यह हुआ कि आर्थिक क्षेत्र में व्यक्तिवाद ने प्रतियोगिता को प्रोत्साहन दिया, कंपटीशन, और इसी के परिणाम स्वरूप समाजवादी विचारधारा का जन्म हुआ, जो व्यक्तिवाद के विरोध में उत्पन्न हुई थी, है ना। कि जो समाजवादी विचारधारा है वह व्यक्तिवाद के विरोध में उत्पन्न हुई थी, है ना। और जो व्यक्तिवाद के विरोध में तो उत्पन्न हुई, इसके विकास के कारण आज व्यक्तिवाद अब 19वीं सदी तक के में कहीं भी मान्य नहीं रह गया है, क्योंकि जब समाजवाद आ गया व्यक्तिवाद के विरोध में तो व्यक्तिवाद की जो इम्पोर्टेंस है वो कम हो गई, है ना। तो आप ये देखिए कि 18वीं सदी में राजनीतिक चिंतकों द्वारा अनेक ग्रंथों की रचनाओं में व्यक्तिवाद मिलता है। जे.एस. मिल की रचना ऑन लिबर्टी के द्वारा भी व्यक्तिवाद का जो है प्रचार प्रसार हमारे को देखने को मिलता है। उन्होंने अपनी पुस्तक जो है ऑन लिबर्टी, उसके अंदर इस चीज़ को लिखा है। हर्बर्ट स्पेंसर के जीव शास्त्री जो सिद्धांत हैं उसके अंदर भी हमको व्यक्तिवाद की जो है झलक देखने को मिलती है। तो इस प्रकार व्यक्तिवाद जो है वो प्राचीन युग से लेकर शुरू हुआ और स्पेंसर तक इसको बढ़ावा दिया जाता रहा, क्योंकि व्यक्ति की स्वतंत्रता के सभी ये लोग पक्षधर थे। हम देखते हैं व्यक्तिवाद के सिद्धांतों की विशेषताएं। हम अलग से एक वीडियो में मिल के व्यक्तिवादी विचारों का जिक्र करेंगे, है ना। लेकिन इस वाले उसमें हम देख रहे हैं व्यक्तिवाद के सिद्धांत या उसकी विशेषताएं। देखिए, सबसे जो पहली इसकी जो विशेषता बताई गई है लेखकों के द्वारा, विचारकों के द्वारा, है ना, और हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा, मिल के द्वारा, है ना, ये कि राज्य एक कृत्रिम संस्था है। दूसरा इसको कहते हैं कि राज्य साध्य नहीं बल्कि साधन है। हम इनकी सबकी विस्तार से चर्चा करेंगे अभी। राज्य एक आवश्यक बुराई है, जो इसका एक बहुत ही व्यक्तिगत सिद्धांत है व्यक्तिवाद का। राज्य एक आवश्यक बुराई है। राज्य के कार्यों की सीमितता का ये समर्थन करते हैं, और यद भावम की नीति, जिसमें एकला छोड़ो वाली जो नीति है, का ये प्रबल समर्थक है, और ये लोकतंत्र का समर्थक है। और सबसे बड़ी बात जो हम इसकी विशेषताओं में देखते हैं वो है ये व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्र छोड़ता है ना। तो पहली जो विशेषता इसकी क्या है? राज्य एक कृत्रिम संस्था है। व्यक्तिवादी जो विचारक हैं उन्होंने न तो राज्य के सावयव स्वरूप को स्वीकार किया और न ही इसको एक नैसर्गिक या प्राकृतिक संस्था माना है। हर्बर्ट जो स्पेंसर ने राज्य के सावयव स्वरूप को अवश्य चित्रित किया था, परंतु उसने भी सावयव सिद्धांत में व्यक्तिवाद का समर्थन करते हुए राज्य तथा जैविक प्राणी में मौलिक भेद बताकर राज्य के जो सावयव सिद्धांत है में एक महान असंगति पैदा कर दी थी, और अन्य व्यक्तिवादी विचारक राज्य को व्यक्तियों द्वारा किन्हीं विशेष उद्देश्यों हेतु निर्मित क्या मानते हैं? एक कृत्रिम संस्था मानते हैं। और जो सामाजिक समझौतावादी थे हॉब्स, लॉक और रूसो, उन्होंने तो इसका एक स्पष्ट चित्रण भी करके इसका एक प्रमाण दिया है कि यह एक राज्य एक कृत्रिम संस्था है।
दूसरा कहा गया कि राज्य साध्य नहीं बल्कि साधन है। देखिए, व्यक्तिवादियों की व्यक्तिवादी सिद्धांत की दूसरी विशेषता हम देख रहे हैं कि वे समाज या राज्य को मनुष्य द्वारा निर्मित मानने के साथ साथ उन्हें व्यक्ति के विभिन्न हितों के लिए साधन मात्र ही मानते हैं। जीवन में व्यक्ति के अनेक हित होते हैं जिनके समाधान के लिए व्यक्ति समुदायों की रचना करते हैं। राज्य भी एक इसी प्रकार का समुदाय है जो व्यक्ति के राजनीतिक हितों को संपन्न करता है। व्यक्ति से पृथक राज्य की इच्छा तथा व्यक्ति होने की धारणा व्यक्तिवादियों को समझ में नहीं आई थी, अमान्य थी उनके लिए। इच्छा व्यक्ति की होती है जो सजीव तथा विवेकशील प्राणी है। राज्य थोड़ी इच्छाएं कर सकते हैं, इच्छा तो व्यक्ति कर सकते हैं, तो उसी का अस्तित्व हो सकता है। तो राज्य व्यक्तियों का एक निर्जीव कृत्रिम समूह मात्र है, ऐसा किसने माना है? व्यक्तिवादियों ने। तो वो राज्य को साध्य नहीं मानते बल्कि साधन मानते हैं, है ना। फिर कहा गया है इनका कि राज्य एक आवश्यक बुराई है। व्यक्तिवादी व्यक्ति की स्वतंत्रता को बहुत अधिक महत्व देते हैं और उनके विचार से व्यक्ति अपना पूर्ण विकास तभी कर सकता है जब उसे पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जाए और उसके ऊपर किसी भी प्रकार का नियंत्रण न हो। तो व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए कुछ ऐसे कार्य भी आवश्यक हैं जिन्हें व्यक्ति स्वयं कर सकने में असमर्थ होता है। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो व्यक्ति स्वयं नहीं कर सकता और इसीलिए किसकी आवश्यकता होती है? इसलिए राज्य की आवश्यकता होती है, इसलिए राज्य आवश्यक है ना। तो व्यक्तिवादी राज्यों को एक आवश्यक बुराई कहते हैं, वह इसलिए कि राज्य की सत्ता व्यक्ति की जो स्वतंत्रता उस पर मर्यादा लगाती है, नियंत्रण लगाती है। राज्य के कानून व्यक्ति के स्वतंत्र विकास के मार्ग में बाधक होते हैं। राज्य की आवश्यकता ही कुछ बुराइयों को दूर करने में निर्मित है, अतः उन्होंने कुछ मामलों में, क्योंकि व्यक्ति बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो व्यक्ति खुद नहीं कर सकता, है ना, इसलिए उन्होंने राज्य की आवश्यकता को बताया है कि राज्य इसलिए आवश्यक है, लेकिन वह राज्य व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधक है, इसलिए राज्य जो है वो एक तरह से उन्होंने आवश्यक बुराई माना है। जैसा कि फ्रीमैन ने कहा है कि किसी भी रूप में सरकार का रहना मनुष्य की अपूर्णता का पर्याय है और आदर्श व्यवस्था वह है जिसमें सरकार नहीं है। सर्वोत्तम शासन वह है जो कम से कम शासन करता हो, है ना। और हर्बर्ट स्पेंसर कहते हैं कि राज्य दुर्गुणों की संतान है और उसे त्याग कर मनुष्य उस राज्य में प्रवेश करेगा जहाँ स्वतंत्रता ही स्वतंत्रता होगी। स्पेंसर ने अपनी पुस्तक सोशल स्टैटिक्स में लिखा भी है कि राज्य का उदय तथा अस्तित्व आकस्मिक है। व्यक्ति को राज्य की निंदा करने का पूर्ण अधिकार है। मनुष्य अपनी स्वेच्छा से राज्य से संबंध तोड़ सकता है। राज्य की शक्ति मानवीय स्वतंत्रता का हनन करती है। राज्य चिरस्थायी संस्था नहीं है, है ना। और त्रुटियों का भंडार राज्य के लिए उन्होंने कहा है, लेकिन फिर भी वो उसको आवश्यक मानते हैं क्योंकि राज्य केवल वही कार्य कर सकती है करने का, जैसे सुरक्षा है, न्याय है, पुलिस व्यवस्था है ना, उसके लिए राज्य है। तो राज्य आवश्यक है, लेकिन राज्य व्यक्ति की स्वतंत्रता के अंदर बाधक है, इसलिए वही प्रकार से बुराई है। फिर उन्होंने कहा है कि राज्यों के कार्यों की सीमितता, है ना। राज्य के कार्यों को उन्होंने क्या करा है? सीमितता प्रदान करी है कि व्यक्तिवादी जो हैं वह राज्य की आवश्यकताओं को व्यक्ति की अपूर्णता के फलस्वरूप मानते हैं। अतः राज्य के कार्य वहीं तक सीमित होने चाहिए जहाँ तक वे व्यक्ति की अपूर्णता में, है ना, व्यक्ति अपूर्ण है उसमें पूर्णता लाने का कार्य करें। क्योंकि व्यक्ति अपूर्ण है ऐसा माना जाता है कि भाई सब चीज़ें व्यक्ति के अंदर नहीं हो सकती, इसलिए उसकी वो पूर्णता प्रदान करने के लिए राज्य की आवश्यकता है। अधिकांश जो व्यक्तिवादी हैं राज्य के केवल मात्र 3 कार्य बताते हैं, है ना, कि एक तो दूसरे राज्य के आक्रमणों से अपने नागरिक की रक्षा का कार्य करें। राज्य में अगर आंतरिक शांति तथा व्यवस्था का प्रबंध नहीं है तो उसको करने का कार्य करें, क्योंकि राज्य में शांति की व्यवस्था के अभाव में नागरिकों की स्वतंत्रता का कोई महत्व नहीं रह जाएगा, क्योंकि वो नागरिकों को स्वतंत्र चाहते हैं तो राज्य में शांति भी होना जरूरी है। और तीसरी बात वो कहते हैं कि राज्य को न्याय की व्यवस्था करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए न्याय की व्यवस्था? क्योंकि मनुष्य कैसा है? स्वार्थी है, अथवा अपनी स्वतंत्रता व स्वार्थ सिद्धि हेतु दूसरों की स्वतंत्रता, संपत्ति आदि का अतिक्रमण करने लगेगा और इस हेतु राज्य को न्याय की व्यवस्था करना आवश्यक है ना। इसलिए राज्य के कार्यों को उन्होंने सीमितता तो प्रदान करी है, क्योंकि व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए राज्यों को कुछ कार्य करना भी आवश्यक होता है। फिर उन्होंने दिए याद भावम की नीति, है ना। ये क्या होता है?
याद भावम की नीति, वही हमने जो लेसा फेयर बोला। व्यक्तिवादी आर्थिक तथा व्यावसायिक क्षेत्र में भी व्यक्तियों को उन्मुक्त या स्वतंत्र छोड़ देने पर विचार करते हैं। उनका कहना है कि आर्थिक तथा व्यवसाय के क्षेत्र में व्यक्तियों को उन्मुक्त छोड़ देना चाहिए। व्यक्ति जब स्वतंत्र प्रतियोगिता की भावना से कार्य करेगा तो उत्पादन में वृद्धि होगी, माल की गुणात्मक जो स्वरूप है वो बढ़ेगा, सब लोगों को सस्ती कीमत में अच्छी वस्तुएं मिल जाएंगी, है ना। तो व्यक्तिवाद का सिद्धांत इस तर्क पर आधारित है कि व्यक्ति अपने हित का संपादन स्वयं स्वतंत्रतापूर्वक कर सकता है, अतः राज्य को व्यक्ति के कार्यों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, बल्कि व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। और यही यदभाव्यम की नीति है, जिसको लेसे फेयर की नीति कहते हैं, कि व्यक्ति को आर्थिक मामलों में स्वतंत्र छोड़ दिया जाए। यह यदभावम की नीति है। फिर उन्होंने कहा है कि व्यक्ति लोकतंत्र का समर्थक है। इसको किसका समर्थक माना है? लोकतंत्र का इसको समर्थक माना है कि लोकतंत्र का आधार क्या होता है? स्वतंत्रता तथा समानता की धारणा है। लोकतंत्र बिना स्वतंत्रता और समानता की धारणा के नहीं चल सकता, और व्यक्तिवादी स्वतंत्रता पर सबसे अधिक महत्व देते हैं। व्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली के अंदर ही संभव हो सकती है, जहाँ पर जनता का शासन है, जनता के लिए शासन है। तो व्यक्तिवादी विचारकों ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ साथ व्यक्ति की समानता के सिद्धांत का भी समर्थन किया है। वे स्वतंत्रता तो व्यक्ति को देना चाहते ही हैं, लेकिन स्वतंत्रता के साथ साथ वे क्या देना चाहते हैं? समानता भी उनको देना चाहते हैं। फिर उन्होंने व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की है। मिल कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने मस्तिष्क, शरीर एवं अपने ऊपर सार्वभौमिक है। प्रत्येक व्यक्ति अपने हितों का सर्वोत्तम निर्णायक है। तो व्यक्तिवादियों के अनुसार व्यक्ति के व्यक्तित्व का जो संपूर्ण विकास है वो तभी हो सकता है जब उसको ज़्यादा से ज़्यादा अधिक स्वतंत्रता प्रदान की जाए। और व्यक्ति को राजनीतिक व आर्थिक दोनों ही स्वतंत्रताएं देनी चाहिए। व्यक्ति को औद्योगिक व व्यावसायिक दोनों ही स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए। जैसा कि स्पेंसर कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छानुसार कार्य करने के लिए पूर्णतया स्वतंत्र है, जब तक कि वह दूसरों को समान अधिकारों से वंचित नहीं करता, है ना। कि हर व्यक्ति अपने कार्य को करने में स्वतंत्र है, लेकिन उसको दूसरों के अधिकार को नहीं छीनना चाहिए, दूसरे के अधिकारों की भी उसको सम्मान करना चाहिए। तो स्वतंत्र प्रतियोगिताएं, है ना, जो समझौते की स्वतंत्रता व स्वतंत्र बाजार, मांग व पूर्ति, है ना, इन सब की व्यवस्थाएं होनी चाहिए। अतः व्यक्तिवादी क्या चाहते हैं? व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करना चाहते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि मिल ने किस प्रकार व्यक्तिवाद का समर्थन किया।